चलिए नमस्कार। आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग जीवन के लिए कुछ प्रेरक 2 लाइन देख लेते हैं। तो चलिए, क्या कहता है? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइशें तो जुए में होती है। जी हाँ, एक से एक मिला कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे भरोसा रखना है, ना कि किस्मत पर, क्योंकि किस्मत की आजमाइशें तो जुए में होती है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10 का बायो लेकर के आए हैं, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अगला चैप्टर। चालू किया जाए। चैप्टर का नाम है राजा जनन, रिप्रोडक्शन। ये आपका बायो का एक्सरसाइज 6 कहता है, वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव या पौधे अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाती है। बाबू, जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव या पौधे अपने ही समान नए पौधे या जीव का निर्माण करता है। अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं या पौधे को उत्पन्न करते हैं। बाबू, जनन जो की क्रिया जो है वो पृथ्वी पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति का अस्तित्व नहीं रह सकता है। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे माना जाए, अभी पूरी दुनिया की आबादी, जो मनुष्य की आबादी है दुनिया में, वो लगभग 750 करोड़ है। उस 750 करोड़ मनुष्य यदि जनन की क्रिया ना करे तो आज से 60 साल या 70 साल के बाद पूरा पृथ्वी से मनुष्य का प्रजाति खत्म हो जाएगा। हे, पृथ्वी पर मनुष्य का प्रजाति नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा। जनन क्रिया करेगा ही नहीं तो अगला प्रजाति आएगा कैसे? नहीं आएगा मनुष्य का। तो मनुष्य की जो प्रजाति है उसको अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया आवश्यक है। ऐसे ही सभी प्रजातियों में सभी जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सभी पौधों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया आवश्यक है। तो सर, जनन की क्रिया में क्या होता है? तो जनन की क्रिया में कोई जीव या पौधे अपने ही समान नए जीव या पौधे को उत्पन्न करते हैं। उनमें कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाएगी। ये जो बच्चा जन्म लेता है, हम मनुष्य में समझा रहे, ये जो बच्चा जन्म लेता है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत जन्म लेता है? तो जनन प्रक्रिया के अंतर्गत इस बच्चा संसार में आता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, लिखा भी है, पृथ्वी पर किसी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन का चीज है आवश्यक है। अब ये बताएंगे बाबू, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन अर्थात रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? तो जनन बाबू 2 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आते हैं
अलैंगिक जनन में आते हैं बाबू। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा बोला है। अलैंगिक जनन तो आप जानबे करते होंगे ऐसे। अलैंगिक जनन में एक पेरेंट भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो पेरेंट भाग लेता है। तो अलैंगिक जनन है बाबू, देख लीजिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा जनन जिसमें से एक पेरेंट भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें कितने पेरेंट, एक पेरेंट माने विष्ट या जनक, जनन की वह विधि जिसमें एक पेरेंट भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखिए सर। तो बाबू अलैंगिक जनन की विशेषताएं आपके स्क्रीन पे है। अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है, इसमें एक जनक, एक पेरेंट या एक विष्ट की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलता नहीं है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं। इसमें कौन विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। यह जनन की कैसी विधि है सर, तो जनन की यह तीव्र विधि है। यह निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में भी, जिस पौधों में बीज नहीं पाया जाता है या पाया भी जाता है तो छिपा रहता है, जिसमें फूल उत्पन्न नहीं होता है, वैसे पौधों में अलैंगिक जनन के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है। यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है। एक बार रिवाइज किया जाए, जनन क्या है? जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव या पौधे अपने ही समान नए जीव या पौधे को जन्म देते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है सर? तो जनन दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें एक पेरेंट भाग लेगा, लैंगिक जनन जिसमें दो पेरेंट भाग लेगा। अलैंगिक जनन की विशेषताएं, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। यह जनन का तीव्र विधि है। यह निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है। अब आइए अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार पढ़ना। तो बाबू अलैंगिक जनन का हम लोग ने 5 प्रकार पढ़ना है। पहला प्रकार है बाबू विखंडन। अलैंगिक जनन के पहला प्रकार कौन सा है? विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है बाबू, द्विविखंडन और कौन सा विखंडन? बहुविखंडन होता है। दूसरा है मुकुलन, तीसरा है कायिक या वर्धित जनन, इसे प्रवर्धन भी बोला जाता है, पूर्ण रुद्रभवन और एक बीजाणु जनन। तो ये अलैंगिक जनन का मुख्यतः 5 विधि हम लोग पढ़ेंगे। बारी बारी से सबको देखते हैं। विखंडन नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है टूटना। विखंडन माने क्या होना? टूटना। क्या बोला है देखिए, विखंडन वैसा अलैंगिक जनन, वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव की एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होकर नए संतान उत्पन्न करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन क्या है? तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव की कोई एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में क्या होता है? टूट जाता है और टूट करके नए जीव को जन्म देता है, उसे हम लोग आज बोलते हैं विखंडन कहते हैं। जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि में जनन विखंडन के द्वारा ही होता है। जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोला जाता है। अब देखिए बाबू, विखंडन 2 प्रकार का है।
द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन अर्थात कि बाइंड्री फ्यूजन। बाइंड्री फ्यूजन को देखिए, वैसा विखंडन जिसमें जीव केवल कितने खंडों में, 2 खंडों में विभाजित हो जाती है। द्विविखंडन क्या है राजा? वैसा विखंडन या वैसा अलैंगिक जनन जिसमें कोई जीव का शरीर जो है, कोशिका जो है, वो कितने भागों में, 2 भागों में, 2 खंडों में टूट जाएगी और उससे 2 नए जीव का जन्म होगा। उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। एक किसमें होता है बाबू? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि में होता है। हमने फिगर के द्वारा दर्शाया है अमीबा का। देखिए ये अमीबा है और बाबू ये अमीबा का कुटपाद कहलाता है। ये अमीबा का कुछ कहलाएगा कुटपाद, ये सब कुटपाद कहलाएगा। कुटपाद के द्वारा ही अमीबा भोजन ग्रहण करता है। कैसे भोजन ग्रहण करेगा? जैसे मान लो यहां पे इसको अपना भोजन नजर आ रहा है, डायटम इसका भोजन है, डायटम, तो अपना कुटपाद को बढ़ाएगा और घेर लेगा और कुटपाद की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण कर लेगा। तो याद रखना, अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा। देखो अमीबा जो है बाबू, इसका एक केंद्रक जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करके दोनों साइड थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर वो केंद्रक बीच से कहा गया अलग अलग हो गया, 2 केंद्रक, फिर ये अमीबा बीच से कहा हो गया टूट गया और 2 अमीबा का निर्माण कर दिया। तो इससे 2 को निर्माण हुआ, इसलिए इसको हम लोग जनन की अवधि कौन सा विखंडन कहलाएगा? द्विविखंडन कहलाता है। बहुविखंडन वैसा विखंडन जिसमें जीव बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाता है और उससे बहुत सारे जीव का क्या होगा? निर्माण होता है। उसी को हम लोग कुछ बोलेंगे बहुविखंडन बोलेंगे। एक किसमें होगा? प्लाज्मोडियम और अमीबा में। प्लाज्मोडियम बाबू किसको बोले थे? मलेरिया परजीवी को। किसको बोलते हैं हम लोग? मलेरिया परजीवी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बाबू? मलेरिया परजीवी को बोला जाता है। लिख दे, मलेरिया परजीवी। ये प्लाज्मोडियम का देखिए, इसके अंदर बाहर में पुट्टी है, बहुत सारे अंदर में कोशिकाएं हैं। जब पुट्टी टूटती है तो सब बाहर आ जाता है और बहुत सारे, एक प्लाज्मोडियम परजीवी से बहुत सारे प्लाज्मोडियम परजीवी, मलेरिया परजीवी का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग कुछ बोलते हैं बहुविखंडन बोलते हैं। तो आगे देखिए मैं इसको फिर से चालू कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये आप अभी तक के क्या देखें? अभी तक के हमने ये देखा, जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देते हैं, नए संतान को जन्म देते हैं। जनन में होता क्या चाहिए? पृथ्वी पर उस प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन कितने प्रकार का होता है सर? तो जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कितने विष्ट भाग लेगा? 1 विष्ट भाग लेगा, 1 पेरेंट भाग लेगा। लैंगिक जनन में कितने पेरेंट भाग लेगा? 2 पेरेंट भाग लेगा। अलैंगिक जनन के बड़ी बड़ी प्रकार है, 5 को मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे। विखंडन, मुकुलन, कायिक वर्धी जनन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। पहला हम लोग कैसे पढ़ेंगे? विखंडन पढ़े। विखंडन में क्या होता था? विखंडन में होता था कि कोई कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में
टूट करके दो या दो से अधिक नए जीव को निर्माण करता था। विखंडन भी दो प्रकार का होता है, पहला द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन में कोश का दो भाग में टूटेगा, उससे दो नए जीव का निर्माण होगा। बहुविखंडन में कोश का अनेक भागों में टूटेगा और बहुत सारे जीवों का निर्माण होगा। अनुजात किसे कहते हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है जब अनुजात किसे कहते हैं? देखिए, द्विविखंडन और बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहते हैं। द्विविखंडन और बहुविखंडन के बाद जो अनुजात प्राप्त होता है उसी को हम लोग, जो वंशज प्राप्त होता है उसी को हम लोग अनुजात कहते हैं। पुट्टीय शिष्ट कैसे कहते हैं? पुट्टीय शिष्ट प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अमीबा, प्लाज्मोडियम, शैवाल इत्यादि जो जीव है ना, उसकी कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है। यही भित्ति पुट्टी या कच्ची कहलाता है राजा, शिष्ट कहलाता है। जनन का दूसरा विधि देखिए बाबू, मुकुलन। जनन का दूसरा विधि कौन सा है बाबू? मुकुलन, बर्डिंग। मुकुलन, बर्डिंग कहा होगा, पहले परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, एक छोटा सा कच्ची बनता है, उभार बनता है, जिसे मुकुल कहते हैं। जिसे कुछ कहते हैं? मुकुल। फिर यह मुकुल बड़े होकर एक पूर्ण जीव में क्या हो जाता है? बदल जाता है। जनन की यही क्रिया कोची कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। देखिए, ये हाइड्रा है, ये कोची बाबू? हाइड्रा। कच्ची देखिए, हाइड्रा है, ये हाइड्रा। देखिए हाइड्रा है, प्यारा प्यारा। इसका ऊपरी भाग है, मन मुंह है, कह सकते हैं। इसमें एक छोटा सा उभार है, छोटा सा कच्चा उभार, बीओडी। ये उभार धीरे धीरे वृद्धि किया, इस उभार के में मुंह आया, वृद्धि हुआ, फिर ये भाग इससे अलग हो गया वृद्धि करके, और एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हो गया। जनन का यही विधि जो मुकुल को निकलने से हो रहा है, उभार को निकलने से हो रहा है, इसको हम लोग कुछ कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। आप इसका किताब का एक बहुत अच्छा सा फोटो देख सकते हैं, एक सुंदर सा भिक्को क्रीम लगाया हुआ। ये मुकुल, ये हाइड्रा है। हाइड्रा का ये ऊपरी भाग है। हाइड्रा का कौन सा भाग है? ऊपरी भाग है, माउथ है। यहाँ पे बर्ड निकला, मुकुल निकला, मुकुल वृद्धि किया, उस मुकुल का माउथ आया, और फिर मुकुल का भाग जो है वो अलग हो गया हाइड्रा से, और एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हुआ। यही प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। आते हैं कायिक जनन या प्रवर्धन। आज आम लगाओ और यही साल खाओ। देखिए, इसी प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, कायिक जनन या प्रवर्धन, इसको वर्धी जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर का कोई भाग उससे क्या हो जाता है? विलग हो जाता है या परिवर्धित हो जाता है, और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के इस विधि में क्या होगा बाबू? जैसे पेड़ है, ये पेड़ का डाल है, इसको आधा काट दिए, कृत्रिम विधि बता रहे हैं। आधा काट दिए, मट्टी लगा दिए, पानी डालते गए, बांध दिए, इसमें से जड़ आ जाएगा। जब पूरा जड़ आ जाएगा भयानक रूप से, तो इसको दूसरा भाग जो लगा उसको काट के हटा देंगे, आधा में जड़ा है, और फिर उसको रोप देंगे, और उससे एक जीव का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ये जनन, कायिक जनन का कौन सा विधि है? कृत्रिम विधि है। ये प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। ये लेकर यह प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। जैसे ऑर्किड के पौधा में, गुलाब के पौधा में, अंगूर के पौधा में, आलू में, इस समय का जो होता है कायिक जनन होता है। इसके द्वारा उत्पन्न पौधा अपने जनक के अनुरूप होता है।
और देखिए क्या बोला, प्राकृतिक कायिक जनन जड़ तना या पतियों के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा होता है बाबू? जड़ तना या किसके द्वारा? पतियों के द्वारा होता है। इसका हमने इधर एक फोटो भी लिया है, देखिए 2 प्रकार का है। फिगर में आप देख सकते हैं, इसको हम बड़ा करते हैं। देखो ये जो पत्ता है, पत्ता जो है, पत्तियां हैं, इस पत्तियां के ऊपरी भाग से एक पेड़ जैसा निकल रहा है, ठीक है, पत्ती के ऊपर से। कटीला पौधा में ऐसा ज्यादा आप देखते होंगे, ये पत्थर चट्टा का पौधा है। तो इसमें आप देखेंगे ऐसा पत्ता में से निकल आता है। तो पत्ता में से पेड़ निकल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन के द्वारा हुआ। आलू में निकल आता है, आलू में से पेड़ उसका निकल आता है, तो वो भी कौन सा जनन है? कायिक जनन है। अब आते हैं बाबू बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, देखिए जनन का इस विधि में क्या होगा बाबू? सबसे पहले कड़ा आवरण वाले सूक्ष्म थैली बनेगा, जिसके अंदर बीजाणु रहता है, यानी बीजाणु को स्पोर भी कहते हैं। वो बड़ी बड़ी संख्या में रहता है। जब उसका बाहरी आवरण फट जाता है, टूट जाता है, तो उसमें से सारा बीजाणु बाहर आ जाता है और उससे बहुत सारे जीव का निर्माण होता है। एक किसमें होता है? राइजोपस में होता है। जनन की यह विधि बीजाणु जनन कहलाती है। आप देखे होंगे छिपकिल्ले जनन का 5वां विधि पुनरुद्भवन का होता है। छिपकिल्ले का पोछी कट जाएगा तो फिर से पोछी आ जाता है, यही विधि पुनरुद्भवन कहलाती है। लेकिन पुनरुद्भवन जो है ना बाबू, वो छिपकिल्ली के सिर्फ काची में पाया जाता है, पोछिए में पाया जाता है, पूरा शरीर में नहीं। उसको शरीर बीच से कट जाएगा ना तो नहीं आ पाएगा, नहीं जन्म ले पाएगा, उससे नए जीव नहीं बन पाएगा। लेकिन पोछी कट जाएगा तो दोबारा से पोछी आ जाएगा। तो इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया से पोछी में होता है। मनर्गो के देखिए, स्टार को देखिए, स्टार के पूरा शरीर में पुनरुद्भवन है। इसका थोड़ा सा भी भाग कट गया ना तो वृद्धि होकर के एक पूरी तरह से एक स्टार का निर्माण कर देगा। स्टार एक जंतु है, तो इसमें पूर्ण रूप से कायिक जनन होता है, पुनरुद्भवन होता है। अब आते हैं जनन की दूसरा विधि। जनन की दूसरा विधि को हम लोग कुछ बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस विधि में क्या होगा बच्चा? तो देखिए, जनन की वह विधि जिसमें कितना पेरेंट भाग लेगा? 2 पेरेंट, अर्थात कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इस विधि में नर और मादा के युग्मक भाग लेता है, युग्मक भाग लेगा। इसमें नर युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म कहलाता है, जबकि मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। तो इसका विशेषताएं क्या होगा? लैंगिक जनन में 2 पेरेंट भाग लेता है। यह जनन की एक धीमी विधि है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। इसमें युग्मक का संलयन होता है, इसमें युग्मक का संलयन होता है। नर युग्मक को शुक्राणु स्पर्म बोलते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु ओवम बोलते हैं। शुक्राणु सचल होता है, अंडाणु अचल होता है। बाबू आप फिगर से अच्छा तरह से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां नर युग्मक और यहां मादा युग्मक, ये शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों मिल गए। मिलने की प्रक्रिया को कहलाएगी निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने की प्रक्रिया निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसके बाद जाइगोट बनेगा, यानी युग्मनज बनेगा। युग्मनज वृद्धि कर करके कच बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से एक बीवी बन जाएगा, यानी एक शिशु का निर्माण हो जाएगा। और यह प्रक्रिया जनन है, यानी कि लैंगिक जनन है।
थोड़ा सा देखते हैं शुक्राणु और अंडाणु में अंतर, अर्थात कि नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर। शुक्राणु जो है जो बाबू कौन युग्मक है? नर युग्मक है। अंडाणु कौन युग्मक है बाबू? मादा युग्मक है। शुक्राणु सचल है, अंडाणु का चाहिए अच्छा, शुक्राणु चल सकता है जबकि अंडाणु नहीं चल सकता है। शुक्राणु का आकार काफी का होता है, छोटा होता है और कैसा? सांप के जैसा लंबा होता है, जबकि अंडाणु का आकार गोल होगा और शुक्राणु की अपेक्षा बड़ा होता है। इसके बनने में कम समय लगता है और इसके बनने में अधिक समय, महीना में एक अंडाणु बनता है। यह नर के वृष्ण में यानी टेस्टिस में बनता है और यह मादा के अंडा से अर्थात ओवरी में बनता है। एक फिगर के द्वारा हम लोग ने शुक्राणु अंडाणु को क्या किए बनाए हैं। ये शुक्राणु है, शुक्राणु का एक बाहरी भाग है, यहाँ पे बहुत एनर्जी होती है। ये क्रोमोसोम का बना होता है। ये किसका बना होता है बाबू? ये क्रोमोसोम। इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर ऊर्जा होती है, और एक अच्छी अंडाणु, ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है तो निषेचन होता है। इस फिगर के द्वारा हम लोग ने कुछ कुछ क्या किए हैं, दर्शाए हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे के क्लास कल का वीडियो में आप देखेंगे, हम कुछ आपको होमवर्क भी दे देते हैं और होमवर्क में आपका यही है। चलो एक थोड़ा सा पहले रिवीजन कराते हैं। जनन में क्या होगा? जनन में क्या होता है बच्चा? तो अपने ही जैसे नए जीव या संतान की उत्पत्ति होती है। जनन कितने प्रकार का है बच्चा? तो जनन 2 प्रकार का होता है। और बताइए कौन कौन होता है बच्चा? कौन कौन होता है? तो अलैंगिक जनन और कौन सा जनन बाबू? लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में कितने पेरेंट भाग लेगा? 1 पेरेंट भाग लेगा। लैंगिक जनन में कितने पेरेंट? 2 पेरेंट भाग लेगा। विशेषताएं को चाहिए, अलैंगिक जनन में 1 पेरेंट, उसमें 2 पेरेंट। इसमें युग्मक भाग नहीं लेगा, इसमें युग्मक भाग लेता है। जनन की धीमी विधि है, जनन की तीव्र विधि है। इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है, इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक से कुछ विभिन्नताएं रखता है। मनुष्य है तो मनुष्य रहेगा, लेकिन कुछ विभिन्नताएं, चाहे वो फेस के रूप में विभिन्नताएं हो। ऐसे करके हम लोग ने देखे, आप इसको याद करेंगे। तब तक के लिए जय।